हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू करंट अफेयर सेशन में। तो आज मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाई हूँ जो बहुत डिटेल्स में है, तो क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जलवायु नीति का विकास कैसे हुआ? अभी जलवायु परिवर्तन हमने देखा है कितनी तेज भीषण गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न में चेंज हो रहा है, इस कारण से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले खबरों में क्यों है, विकास की मतलब भारत की जलवायु नीति का विकास कैसे हुआ, भारत की जलवायु नीति के प्रमुख निर्धारक क्या है, निर्धारक तत्व क्या है, और भारत की जलवायु की नीति की अनिवार्यता क्या है, क्यों आवश्यकता है हमें। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम खबरों में क्यों है। भारत को जलवायु परिवर्तन वैश्विक खतरे के निपटने के साथ साथ तीव्र आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में लेख। ठीक है, तो अब जैसे कि अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सभी देशों में हो रहा है, और उस पर उसका विपरीत प्रभाव चाहे भारत हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत की प्राकृतिक स्थिति हो, सब पर पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास को भी इससे जलवायु परिवर्तन से खतरा है, इसलिए ये अभी न्यूज में है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जलवायु नीति का जो भारत में उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला है विकसित विश्व द्वारा अत्यधिक शोषण। ठीक है, तो जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप संघ है, ये बहुत ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का अपनी सीमा से अधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, यूरोपीय संघ हो, और हम एशिया में चीन हो, है ना। जैसे अगर एक सीमा तक पहले ये उपयोग करते थे अपने उत्पादन में, उपभोग में, जितना भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते थे उत्पादन या उपभोग में, अब ये अपनी सीमा से ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से ज्यादा उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, तो ज्यादातर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये विकसित देशों के द्वारा अत्यधिक शोषण या फिर अत्यधिक संसाधनों के उपयोग करने के कारण हो रहा है। ठीक है, अगर वो प्राकृतिक जो संसाधन का उपयोग है उसकी सीमा, जो स्थिरता सीमा है, वो 15% तक बढ़ गई है। ठीक है, ये जो इस विकसित देश है इसमें आबादी भी कम है फिर भी, लेकिन इनका उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में है ना। बहुत कम आबादी है यूरोप में, है ना, भारत से तो बहुत ही कम है, लेकिन उनका फिर भी उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो विकसित देश है। क्यों? जितने ज्यादा विकसित देश होते हैं वो उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और वही लोग ज्यादातर जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित पॉलिसी है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर जलवायु परिवर्तन को उनको नियंत्रित करना है, मतलब पूरे विश्व में अगर जलवायु परिवर्तन नियंत्रित करना है, तो जो उपयोग की सीमा है ना, स्तर की उपयोग की सीमा, जो संसाधन की सीमा है, उसको 70% से भी कम करना होगा। ना, जितना भी हम अभी दुनिया भर में संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उसका लगभग 70% कम करना होगा, तब ये जलवायु परिवर्तन को मतलब नियंत्रित किया जा सकेगा। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें या फिर जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, है ना, ये उतना ज्यादा उत्सर्जन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा विकसित नहीं है। भारत जैसे विकासशील है, पर ये और भी देश जो है ये जैसे इंडोनेशिया, ये भी विकासशील है, पाकिस्तान, नाइजीरियन, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत है, लेकिन इनका उत्सर्जन वो सीमा के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी पॉलिसी है उनको फॉलो करते हैं। और वैसे भी जो अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा बर्फ जमी है, और वो चाहते ही हैं कि बर्फ पिघले और वहां पर सामान्य मौसम हो, है ना। लेकिन वो दूसरे देश जो हैं, जैसे विषुवत रेखा के पास जो रहने वाले देश हैं, है ना, उनका ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपना फायदा सोच रहे हैं, अपना स्वार्थ सोच रहे हैं, इसलिए वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो नीतियां हैं उनको लागू नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम जानते हैं भारत की नीतियों का विकास कैसे हुआ, है ना। 1990 के दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे, चाहे वो दुनिया हो, है ना, भारत हो चाहे दुनिया हो। 1990 के बाद ये परिवर्तन हुए, क्योंकि क्यों हुए? क्योंकि शहरीकरण बढ़ गया, उद्योग बढ़ गए 1990 के बाद, है ना। 1990 के बाद बहुत ज्यादा शहरीकरण, कारखाने, कल कारखाने और ईंधनों का उपयोग किया जाने लगा, जिससे और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो 1990 के बाद से ये परिवर्तन देखा गया। फिर इस परिवर्तन के जलवायु परिवर्तन या फिर हो प्रदूषण हो, उसके लिए रियो शिखर सम्मेलन किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में सभी देशों ने एक सम्मेलन किया था, रियो शिखर सम्मेलन, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैविक विविधता और वन सिद्धांत पर कन्वेंशन का उदय था। ठीक है, मतलब कि जलवायु परिवर्तन पर था ये, जैविक विविधता को बचाने, जो भी जितने भी जैव विविध हैं, अलग अलग जीव हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं, उस विविधता को कायम रखने के लिए, है ना, और
वन सिद्धांत, मतलब जितने भी वन नष्ट होते जा रहे हैं उनको, उनके संरक्षण के लिए ये रियो सम्मेलन किया गया था। तो यहीं से भारत की जो विकास, मतलब भारत की जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीति का विकास होना स्टार्ट हुआ। तो रियो सम्मेलन के बाद ही जैसे भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के विभाजन में रियो के बाद ही हुए हैं। ठीक है, ये जो पर्यावरण मतलब भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना और विविधता से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई गई रियो सम्मेलन के बाद बनाई गई है। ठीक है, तो और तब से लेकर रियो सम्मेलन से लेकर आज तक मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी नीतियां लागू करने में भारत और देशों से आगे है, चाहे वो यूएसए हो या फिर यूरोपीय संघ। जलवायु परिवर्तन से भारत में क्या क्या परेशानी देखी गई है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो जलवायु परिवर्तन से आपको पता है कि तापमान बढ़ता है और जो मौसम है उसके पैटर्न में चेंज हो जाता है ना। मौसम कहीं गर्मी, जैसे अभी हमारे यहाँ इतनी पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी के समय में हमारे यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा सामान्य से बहुत ज्यादा जा रहा है। बहुत सारे स्टेटों में है ना, पिछली बार दिल्ली में 50 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया था, जो राजस्थान से भी ज्यादा था। ठीक है, तो ये मौसम के परिवर्तन में चेंज हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और गर्मी पड़ रही है और जो मौसम है, अलग अलग मौसम है, उनके बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा है ना, कि अंतर करना मुश्किल हो जा रहा है। तो मौसम में जो मौसमी फसलें हैं, किस मौसम में बोनी चाहिए, जिस मौसम में उनको बोना चाहिए था वो मौसम आता ही नहीं है, या फिर लेट आता है या जल्दी आ जाता है। इससे फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहे हैं, चाहे वो उत्पादन हो वो प्रभावित हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि सीमित भूमि संसाधन, मतलब कि जलवायु परिवर्तन से भूमि, जो रहने योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो उपलब्ध भूमि है वो डूबती जा रही है, और जहाँ पर लोग रहते हैं अभी फिलहाल में, वहां पे क्या हो रहा है कि सूखा बढ़ता जा रहा है, पीने के पानी की कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसी कंडीशन दे ही नहीं पा रही है ताकि वहां पर मतलब जीवन हो पाए या फिर लोग वहां पर सर्वाइव कर पाए, इसलिए लोग वहां से पलायन कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि मानव और भूमि का अनुपात कम हो रहा है ना, यानी भूमि का अनुपात कितना हो गया? 0.0021 वर्ग किलोमीटर, और इसके और भी गिरने की आगे संभावना है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है कि जितने भी संसाधन है उसी में रहना सीखना चाहिए। जितनी भी मतलब सीमा के अंदर हमें अपने संसाधनों का उपयोग करके सीमित संसाधनों में हमें रहना सीखना चाहिए, और पानी और भूमि के प्रबंधन की आवश्यकता है। मतलब पानी कम से कम हम खर्च करें, पानी का दोहन ना करें, भूमि का भी उपयोग हम सोच समझ कर करें, है ना, पेस्टिसाइड्स कम उपयोग करें, जितना इस सभी का प्रबंधन अच्छे से किया जाएगा, करने की आवश्यकता है जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? चरम मौसमी घटनाएं। ठीक है, चरम मौसमी घटनाएं को कौन दर्ज करता है? जर्मन वॉच का वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के मुताबिक जो भारत है ना, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित सबसे बड़ा 5वां देश है ना, 5वां देश है जो सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ है ना। और जो 2017 में कितना था? 14 था। इसका जो रैंक है वो घट गई है, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत का स्थान 5वां है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण है ना 2050 तक जो जीडीपी है उसके नुकसान का भी संभावना है। भारत को 2050 तक अपने जो सकल घरेलू उत्पादन में भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? चरम मौसमी घटनाएं। जर्मन वॉच का वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के मुताबिक जो भारत है ना, 2020 से पहले 2020 में भारत जो है वो 5वां देश है जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, सबसे ज्यादा प्रभावित 5वां देश है। ठीक है, और 2017 में इसका स्थान कौन सा था? 14वां था। 2050 तक इसकी जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 2.8% का नुकसान देखने को मिल सकता है। देश की लगभग आबादी की रहने की स्थिति कम हो सकती है, मतलब कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहां पे रहने योग्य भूमि ना बचे, या फिर वहां पे पानी या खाद्य पदार्थ उपलब्ध ना होंगे, तो वो उनके जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, वो कम हो जाएंगी, वहां पे इंसान रह नहीं पाएगा। इसलिए रहने की जो कंडीशंस होती है, लिविंग कंडीशन, लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी 2050 तक, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, भारत का क्या संकल्प है जलवायु परिवर्तन को लेकर? भारत के क्या क्या प्रयास है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसका स्लोगन या फिर टैगलाइन ही है, संरक्षित है तो प्रकृति की रक्षा करती है। मतलब अगर प्रकृति खुद
संरक्षित होगी तो वो हमारी रक्षा करेगी, अगर वो खुद ही संरक्षित नहीं होगी तो हमारी रक्षा कैसे करेगी। ठीक है, तो ये बताता है, ये स्लोगन बताता है कि हमारा देश या हमारा जो सरकार है वो जलवायु परिवर्तन के प्रति और प्रकृति के प्रति कितनी श्रद्धा रखती है, जलवायु परिवर्तन के प्रति कितनी चिंतित है, और प्रकृति से वो कितनी सम्मान और श्रद्धा रखती है। ठीक है, और भारत ने समय समय पर ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जो भी कदम उठाए गए, उनको जो भी पॉलिसी निकाली गई उनको फॉलो करता गया है, और अभी भारत बहुत ज्यादा सीरियस है जलवायु परिवर्तन घटनाओं को लेकर। ठीक है, अब इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताएं करने की या पॉलिसी बनाने की हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है तो लोगों का जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, सब समावेशी विकास है, ये प्रभावित होता है। अगर जलवायु परिवर्तन को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो विकास प्रभावित होगा, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक विकास हो। ठीक है, गरीबी बढ़ेगी। अगर जलवायु परिवर्तन को हम कंट्रोल कर लेंगे तो गरीबी का उन्मूलन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर खाद्य पदार्थ हो या फिर पानी की कमी हो जाती है ना, अगर पानी नहीं होगा या भोजन नहीं होगा किसी जगह पर तो वहां पे लोग रहेंगे नहीं। लोग क्या करेंगे, लोग किसी दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे, है ना, पलायन कर जाएंगे। और जब लोग पलायन करते हैं ना तो इनकी संपत्ति कम हो जाती है, इनकी संपत्ति कम होती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, हो सकता है कि वहां पर पानी भोजन क्यों नहीं है, हो सकता है वहां पे सूखा पड़ गया हो, बाढ़ आ गई हो, या फिर भूकंप आ गया हो जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उनकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में भी बहुत सारा पैसा लगता है। इससे क्या होती है, गरीबी बढ़ती है इस घटनाओं से। ठीक है, तो अगर जलवायु परिवर्तन को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा विकास भी होगा, हम गरीबी को भी कम कर पाएंगे। ठीक है, और घटता कार्बन बजट, मतलब कि एक हम कितना कार्बन यूज कर सकते हैं इसका एक बजट है। ठीक है, तो अगर हम उसको मतलब अगर उस बजट को अगर हम नियंत्रित में रखना चाहते हैं, हमारा कार्बन बजट खत्म ना हो, तो उसको हमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, बजट क्या होता है कि मतलब हम कितना उत्सर्जन कर सकते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हैं जिससे प्रकृति पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसको हम कार्बन बजट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो UNFCCC है, इसके जो भी नियम है, सिद्धांत है, उनको हमें पालन करना पड़ेगा, और ऐसी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, है ना, जिसमें हम संसाधनों का कम से कम उपयोग करें और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर पाए। घरेलू स्तर पर कुछ पहल, है ना, भारत के द्वारा भी कुछ पहल की जा रही है। पहले तो जो वैश्विक स्तर पर जो भी नियम लगाए गए हैं वो भी भारत फॉलो कर रहा है, और अपने नेशनल स्तर पर भी उसके कुछ प्लान चल रहे हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके 8 मिशनों में जलवायु परिवर्तन को समझने, मतलब जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसके क्या कारण है ना, इसके क्या क्या आधार है, इसको समझने के लिए प्लान तैयार किया गया, और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कार्य किया जा सकते हैं, है ना, वो आधार तैयार करने के लिए इस प्लान को बनाया गया था। और अगले अलग अलग राज्यों के लिए भी ये प्लान बनाया गया है, जिसे हम स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना। स्टेट एक्शन प्लान भी तैयार किया, मतलब अलग अलग राज्यों के हिसाब से वो प्लान तैयार किया है। पहले तो एक राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्लान, फिर स्टेट स्तर पर किया गया, स्टेट हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, इस स्तर पर भी भारत के द्वारा बहुत सारी योजनाएं या फिर बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चलाई जा रही हैं जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए है। ठीक है, भारत अपनी नीतियों में 2 और C ऐड करना चाहता है। वो क्या हो सकते हैं, विश्वास मतलब कॉन्फिडेंट, और सुविधाजनक कार्रवाई, मतलब ऐसी कार्रवाई जो सुविधाजनक हो, जलवायु परिवर्तन के लिए ऐसी कार्रवाई करना जो सुविधाजनक हो और विश्वसनीय हो। ठीक है, और उसके साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारे की प्रासंगिकता, मतलब सब मिलकर ही हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। और क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन, ये स्वीडन और भारत की पहल है ना। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण मतलब पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए ऐसी जीवन शैली को अपनाएं, है ना। जीवन शैली आंदोलन क्या दर्शाता है, ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिससे पर्यावरण को कम से कम हानि हो, है ना। यही एक क्या है, सुविधाजनक एक रास्ता है, यही एक रास्ता है जिससे अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लेंगे, कम से कम संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन को हम नियंत्रित कर पाएंगे, और यही एक सुविधाजनक मतलब यही एक सबसे सरलतम रास्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शुद्ध शून्य। मैंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ एक क्लास बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया कि शुद्ध शून्य क्या है। मैं यहाँ पे आपको बता देती, शुद्ध शून्य को आप सरल शब्दों में समझे तो शुद्ध शून्य है
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसको बैलेंस करना। ठीक है, जैसे अगर हम कितना CO2 यूज कर रहे हैं, कितना CO2 का उत्सर्जन कर सकते हैं कि उससे जो प्रकृति है उस पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, मतलब उतना ही उत्सर्जन करें जिससे प्रकृति को कोई हानि ना हो या पर्यावरण को कोई हानि ना हो। उसे ही हम इस बैलेंस को बनाना ही हम उसको क्या कहते हैं, शुद्ध शून्य कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध शून्य को लागू करने में वैसे भारत तो आगे है, भारत तो इसको स्थिति को फॉलो कर रहा है, परंतु जो बड़े देश हैं या विकसितशील देश हैं जैसे अमेरिका हो या यूरोप संघ से संबंधित देश हो, वो इस पॉलिसी को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अधिक से अधिक उत्सर्जन को कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने उत्सर्जन को अपनी जितनी उनकी जनसंख्या उससे ज्यादा करते हैं उत्सर्जन। जो शुद्ध शून्य से संबंधित है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट UNFCCC को भारत ने सौंपी है, जिसमें शुद्ध शून्य के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। मतलब बहुत सारे डायमेंशन पर हमें मतलब अलग अलग दिशाओं में हमें प्रयास करने होंगे अगर हमें शुद्ध शून्य को अपनाना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या फिर अलग अलग देशों के द्वारा जो भी संसाधनों के उपयोग हो, बिजली उत्पादन हो, किन किन चीजों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किन किन चीजों से ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, उनके बहुपक्षीय दृष्टिकोण को अपनाना है। मतलब मल्टीपल डायमेंशन पर बात करनी है ना, केवल एक ही किसी मतलब दिशा में नहीं जाना है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को काउंट करना है कि किन किन कारणों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। भारत ने अपनी आर्थिक वृद्धि को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से अलग कर लिया। मतलब भारत ने ऐसी पॉलिसियां बनाई है कि उसकी आर्थिक वृद्धि जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसमें कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2005 और 19 के बीच इसके सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 33% की कमी आई। मतलब कि उसने ऐसी नीतियां बनाई है जो उत्पादन में होने वाले उत्सर्जन, किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, है ना, क्या उत्पादन में उत्सर्जन कैसे होता है कि जैसे अगर फैक्ट्री है तो आप वहाँ पे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म का उपयोग किया जाता है और जीवाश्म क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस वो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जितना ज्यादा उत्पादन होगा अलग अलग तरीकों से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो अगर हम उस उत्पादन में को कंट्रोल करते हैं या फिर उस उत्पादन में अलग प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, है ना, सौर ऊर्जा को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ईंधन जो होते हैं वो कम यूज होंगे, तो जो भी हमारे सकल घरेलू उत्पाद है उसमें उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, तो तीव्रता में जो उत्सर्जन की तीव्रता में 33% की कमी हुई है भारत के उत्सर्जन में। जैसे भारत के द्वारा ये उत्सर्जन को कंट्रोल कर लिया गया और ऐसा भी नहीं है कि भारत को ये उत्सर्जन करने के लिए बाध्य किया गया था, मतलब है ना, भारत ने अपने से ही ये उत्सर्जन को कंट्रोल किया है। UNFCCC ने किसी के लिए भी ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया है, कोई बाध्यता लागू नहीं की है कि नहीं आपको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम ही करना है, लेकिन फिर भी भारत के द्वारा ये प्रयास किया गया है जो सराहनीय है। ठीक है, अब ये ऐसे जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा होती है या पवन चक्की से जो बिजली प्राप्त होती है उससे क्या होता है कि उत्सर्जन कम होता है। कैसे कि जैसे अगर हम जीवाश्म को ले लेते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन होते हैं उससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके दहन करने के बाद बिजली उत्पादन की जाती है, मतलब उसका दहन किया जाता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके स्थान पर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पवन चक्की का उपयोग करते हैं तो उत्सर्जन ना के बराबर होता है ना। और हमें अब इसमें क्या हो गया कि भारत ने 10 वर्षों में इसमें दुगनी क्षमता हासिल कर ली। भारत ने ऐसे संसाधनों को बढ़ावा दिया है जो कम उत्सर्जन करते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या पवन चक्की हो, इसलिए भारत का उत्सर्जन कम हो गया है। ठीक है, इसी के साथ जो भारत है वो पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन करने में विश्व में उसका 5वां स्थान है, मतलब 5वें सबसे बड़ी क्षमता वाला देश है। और जो भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी सौर ऊर्जा कंट्री है, मतलब सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाली 5वीं सबसे बड़ी कंट्री है। जो इसके अगर उसने जो है भारत ने अपने उत्सर्जन में जीवाश्म का कम कर दिया, कितना किया, 40% से कम विद्युत का उत्पादन। भारत ने लक्ष्य रखा था कि वो 40% ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म से करेगा, जो उसने हासिल कर लिया है। ठीक है, निर्धारित समय से 9 साल पहले ये हासिल कर लिया है उसने। 40% ऊर्जा जो है वो जैसे सौर ऊर्जा हो या पवन चक्की से
हासिल करने का लक्ष्य को हासिल कर लिया है, इसलिए उसका उत्सर्जन भी कम है ना। वैश्विक स्तर पर पहल क्या क्या है? सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी संबंधित क्षमताएं। सिद्धांत बड़े पैमाने पर रियो शिखर सम्मेलन 1992 में भारतीय हस्तक्षेप के माध्यम से विकसित किया है। मतलब कि सभी राष्ट्रों की अपनी कुछ सामान्य जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए, है ना। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी पॉलिसी है उनको लागू करने के लिए सारे देशों को सीरियस होना पड़ेगा। उनके जो सामान्य जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उनको पूरा करना पड़ेगा अगर उनको जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना है तो। और क्या किए हैं? वैश्विक स्तर पर भी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन किए जा रहे हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हो या आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन हो, मतलब आपदा से निपटने के लिए गठबंधन हो, है ना। तो ये सारे प्रयास विश्व स्तर पर किए जा रहे हैं, चाहे वो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो ये थी जलवायु परिवर्तन से कुछ संबंधित कुछ बातें। तो मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनका जो है उत्तर आप टेलीग्राम पे हमें सेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह क्या है ना। उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह क्या है, जो मैंने यहाँ पे अभी पढ़ाया था आपको, लीडरशिप। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताइए, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन क्या है, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है? इनके बारे में आप हमें जो आंसर है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको जो भी मैंने पीडीएफ दी, जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, आपको अच्छा लगा, है ना, और आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए, ऐसे ही नए नए करंट अफेयर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।